dear students. I am your chemistry teacher at Radiant Coaching Classes. This is our first video lecture. In this first video lecture, we will study about the basic definition of chemistry and the basic terms that are included in chemistry. Okay, so first of all हम समझते हैं chemistry क्या है. तो chemistry की जब हम बात करें तो हम कहते हैं it is the ब्रांच ऑफ साइंस. यू ऑल नो साइंस की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, उनमें से केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द नाउ इट इज क्लियर, that deals with the study of chemical properties of matter. Chemical properties of matter. Here I have included two terms. First is chemical properties and second is matter. Chemical properties का basically meaning है chemical composition से, कि matter का chemical composition क्या है, matter किससे मिल के बना है, उसके chemically उसके constituents क्या क्या हैं, और matter क्या होता है ये आप previous classes में पढ़ चुके हैं. तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस matter के बारे में कि matter क्या है, और फिर हम chemical composition में जैसे कि atoms, molecules, जो basic terms आते हैं उनकी बात करते हैं. सो स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं अब व्हाट इज मैटर. तो जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में 9th में भी बात कर चुके हैं, एनीथिंग प्रेजेंट इन द नेचर दैट हैज गॉट सम मास एंड which occupies some space in nature is called as matter. यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचर के अंदर जो भी प्रेजेंट है, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द नेचर, जिसमें दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. यहाँ पे अब बेसिकली हम टू प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं. पहला है कि उसका कुछ मास होना चाहिए और दूसरा वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए. ये दो प्रॉपर्टीज जिस किसी में भी होंगी दैट विल बी कॉल्ड एज मैटर. ओके, अब इस मैटर के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे टू फॉर्म्स की बात करेंगे. फर्स्ट इज योर एटम, फर्स्ट इज योर एटम्स एंड सेकेंड इज योर मॉलिक्यूल्स. क्योंकि जब भी हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है. तो अब ये भी आपको बेसिक पॉइंट समझना जरूरी है कि व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स. नाउ द नेक्स्ट इज एटम्स. अब एटम्स की जब हम बात करें तो आप प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th में एटम्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. तो आप सबको मालूम है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है मैटर का. सो जब हम मैटर की बात करें तो एटम उसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है. स्मॉलेस्ट फॉर्म है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उसके साथ साथ उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस डाउटफुल है. डाउटफुल है इन द सेंस कि कुछ एलिमेंट्स के एटम तो एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एलिमेंट्स के एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं. यानी कि हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि एटम होता है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि एटम नहीं होता है. तो लेट्स सी एटम्स. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होते हैं. ओके, which shows all its properties, जो कि मैटर की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है.
which shows all its properties, takes part in the chemical reactions, and whose physical existence is doubtful. Doubtful in the sense that atom may exist or may not exist. हम ऐसा भी बोलेंगे कि एटम्स जो है वो एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि इनर्ट गैसेस के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हम दूसरी गैसेस जो हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, उनके एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सो एटम की जब भी हम बात करें तो एटम क्या होंगे? एटम आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच शोज ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जितनी भी हैं, और हुज फिजिकल एग्जिस्टेंस इज डाउटफुल. डाउटफुल इन द सेंस कि एटम्स का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ओके, अब हम आते हैं मैटर के दूसरे टाइप के फॉर्म पे, जो कि कहलाता है मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर डिफरेंट as you have already studied in class 9th, that is Dalton's atomic theory. Dalton atomic theory से आपको इतना मालूम है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं. अब मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉल फॉर्म ऑफ मैटर. दे आर नॉट द स्मॉलेस्ट, they are small form of matter which shows all its properties, takes part in the chemical reaction, and it physically, and we can say it has physical existence. Okay, so basically this is the distinguishing feature between atoms and molecules. Atoms और molecules की जब हम बात करें तो उनमें distinguish करने वाला feature यही है, क्योंकि जो सारी प्रॉपर्टीज शो करने वाली बात है वो तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों के लिए है. जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली बात है वो भी दोनों के लिए है, लेकिन जो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए आती है, एटम्स के लिए नहीं आती है. इज इट क्लियर? यानी कि मॉलिक्यूल्स सभी गैसेस के एग्जिस्ट करेंगे, एटम्स सभी गैसेस के एग्जिस्ट नहीं करेंगे. कुछ गैसेस के एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और करते हैं, और कुछ गैसेस के एग्जिस्ट नहीं करते. तो हम अगली जो बात करें कि ऐसे कौन से गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और एटम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसी कौन सी गैसेस हैं जिनका मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है लेकिन एटम एग्जिस्ट नहीं करता. तो इसको थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूं. देखिए नेक्स्ट, नाउ सी दिस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, krypton, xenon, krypton, etc. For these gases, they have both atoms and molecules. We can say helium atom is there, we can say helium molecule is there, because in their one molecule there is one atom, no other atoms. उनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो इनके एटम भी मिलते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं. तो ये गैसेस ऐसी हुई जिनका एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों का एक्सिस्टेंस होता है, राइट. लेकिन अगर हम बात करें दूसरे एग्जांपल्स की, जैसे कि O2, जैसे कि H2, जैसे कि Cl2, जैसे कि N2, F2, etc. करेक्ट. इन गैसेस की जब हम बात करें तो इन गैसेस के लिए ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं.
मॉलिक्यूल्स का ही एग्जिस्टेंस होता है, फर्दर और एग्जिस्टेंस जो है इनके एटम्स का वो पॉसिबल नहीं है. मीन्स वी कांट फाइंड ऑक्सीजन एटम बट वी कैन फाइंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ओके, सो आई थिंक सबको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है. अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है केमिकल रिएक्शन, और आप सभी ने पिछली क्लासेस में यानी कि 9th और 10th में ये दोनों वर्ड, स्पेशली 10th क्लास के पहले चैप्टर में इन सीबीएसई बोर्ड आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने आज की क्लास में 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं. पहला व्हाट इज केमिस्ट्री, देन व्हाट इज मैटर, एंड देन द कंपोजिशन ऑफ मैटर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर ली. राइट, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अवर केमिकल रिएक्शंस. देखिए ध्यान से. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे केमिकल रिएक्शंस की. देखिए स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ा, आपने 10th क्लास में केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा, और ये दोनों को आपको अलग अलग तरीके से समझाया गया. अलग अलग तरीके से इनको समझाने की कोशिश की गई. हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में और केमिकल इक्वेशंस में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दोनों के दोनों ही केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं. केमिकल चेंज मतलब कि जिसमें एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. तो केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज, ओके, जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. बट केमिकल इक्वेशन की जब हम बात करें तो इट इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट as well as their physical state is represented. Okay, so chemical reaction is what? It represents a chemical change. Okay, ये chemical change को represent करती है in which reactants are converted into products. जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जबकि केमिकल इक्वेशंस की बात करें अगर हम, तो केमिकल इक्वेशंस जो हैं, इट इज अ systematic representation of a chemical reaction. ये एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का. अब इस सिस्टमैटिक किस सेंस में है? बिकॉज क्योंकि इसमें दो चीजें हैं. पहला, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स एंड फॉर्मूलेस का यूज किया जाता है, और दूसरा, इसके अंदर हम फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी मेंशन करते हैं. फिजिकल स्टेट का मतलब है कि यहाँ पर हम सॉलिड है या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कौन सी मैटर की फिजिकल स्टेट में वो प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं. So it is a systematic representation of a chemical reaction in which symbols and formulae of reactants and products and their physical state is expressed. ओके, सो यहाँ पे ये चीज डिफरेंट हो गई कि सिंबल्स एंड फॉर्मूले एज वेल एज द फिजिकल स्टेट इज एक्सप्रेस्ड. यानी कि अगर कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शंस या कुछ भी केमिकल चेंज लिखा हुआ है तो वो केमिकल रिएक्शन है. अगर उसमें सिस्टमेटिकली सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज का यूज किया गया है, फिजिकल स्टेट लिखा गया है, देन इट इज केमिकल इक्वेशन. Let's understand these two topics with an example.
इसको अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। डाई नाइट्रोजन प्लस डाइहाइड्रोजन reacts to give ammonia। अब ये क्या हुआ, एक तरह से डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ, डाइनाइट्रोजन को हम लिख सकते हैं N2 which is physical state is gas, dihydrogen is H2, its physical state is gas। Now we will write ammonia whose formula is NH3, it is also a gas। So this is a chemical equation। समझ पा रहे हैं आप लोग कि डाइहाइड्रोजन प्लस डाइहाइड्रोजन gives ammonia, it is a chemical change and this chemical change is represented by a chemical reaction। Okay, now if I write dinitrogen as N2, dihydrogen as H2 and ammonia as NH3, then it is called chemical equation। Now see clearly, अब अच्छे से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर ये क्या हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं? आप देखिए ध्यान से, सेकेंड इज ऑल्सो अ केमिकल इक्वेशन while the third is also a chemical equation। What is the difference? The difference is that in the second equation, nitrogen and hydrogen combines together to form ammonia, it is correct, but the atoms on right hand side as well as on the left hand side are not equal। वो equal नहीं है, means that this chemical equation, the second one, is not balanced। Okay, while when we talk about the third reaction, see this, nitrogen atoms are 2 on left hand side and nitrogen atoms are 2 in the product also। Hydrogen atoms are total 6 on the reactant while hydrogen atoms are 6 on the products। So the reaction 3 that is represented here is balanced। The chemical equation which is balanced, which are having same number of atoms on the reactant sides and same number of atoms on the product side, then it is called as balanced chemical equation। Correct dear students? So it is balanced chemical equation। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, केमिकल इक्वेशन में और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो मैं जल्दी से आज की हमारी जो पहली क्लास है उसको समराइज करता हूं कि हमने आज क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है और फिर हम उसके आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो ये बेसिक कोर्स चलेगा इसमें हम 9th और 10th की जो बातें हमने पढ़ रखी हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 11th के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, उसे हम रिवाइज करेंगे ताकि आपका पिछला बेस भी क्लियर हो जाए और आगे वाले के लिए एक फाउंडेशन तैयार हो जाए। हमारी क्लास में हम थ्योरी और कंपटीशन दोनों की बात करते हैं। तो पहले एक बार मैं आज की क्लास की आपको समरी बता देता हूं कि हमने आज इसको क्या क्या पढ़ा है और फिर हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में सबसे पहले बात किया व्हाट इज केमिस्ट्री, और मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, देन फिर हमने उसके बाद बात किया मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? तो मैटर क्या है? मैटर दैट इज एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द नेचर विच हैज गॉट मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। फिर हमने उसके बाद बात किया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में। तो आप सबने देखा एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर which takes part in chemical reaction which shows all its properties but whose physical existence is doubtful। means कुछ एलिमेंट्स के एटम्स, कुछ गैसेस के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं जबकि कुछ गैसेस के एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन कौन सी गैसेस के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं? बेसिकली जो इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी के एटम्स तो एग्जिस्ट करते हैं।
जबकि दूसरी तरफ जो मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉल फॉर्म ऑफ मैटर which shows all its chemical properties, which takes part in chemical reaction and whose physical existence is there. मैटर का जो मॉलिक्यूल वाला फॉर्म है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फिर यहाँ पे जब हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की तो हमने इसके साथ एग्जांपल्स भी क्लियर किए कि जो एटम्स हैं इनर्ट गैसेस के वो एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कुछ ऐसी गैसेस हैं हाइड्रोजन वगैरह ऑक्सीजन जैसे, उनके सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, फिर हमने इसके बाद बात किया केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो हमने इसमें अच्छे से समझा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं एंड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या डिफरेंस है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास के ये 4 पॉइंट्स थे जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो केमिस्ट्री का ये जो बेसिक कोर्स है ये कैसे चलेगा और हम इसमें कैसे बात करेंगे, और इसके बाद जब हमारा सिलेबस का जो स्टार्ट होगा उसमें हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, उसमें हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, क्या कोर्स प्लानिंग रहेगी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं उसमें हम इसे 2 फेज़ में रन करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला फेज़ है दिस इज़ बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपके 9th और 10th में आए हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो फेज़ 1 जो हमारा चलेगा जो कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा, उसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रीवियस क्लासेस को डील करेंगे। देन उसके बाद जब हमारा फेज़ 2 चलेगा, जैसे ये बेसिक कंसेप्ट्स वाला पार्ट ख़त्म होता है उसके बाद, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन वाला फेज़ चल रहा है, तो हम इस लॉकडाउन वाले फेज़ को भी अपनी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए अभी हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। और जो भी आपके 9th और 10th क्लास के प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करते हुए, उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए, ताकि हमारी फेज़ 2 में जो हमारा फुल सिलेबस चलेगा, कंप्लीट सिलेबस चलेगा, उसके लिए एक बेस, एक फाउंडेशन रेडी हो जाए। तो ये बेसिक कंसेप्ट चलेंगे। उसके बाद हम आएंगे फेज़ 2 पे। फेज़ 2 पे हम जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे फोकस करते हुए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बेसिकली जिसमें हम 3 की बात करते हैं। एक हमारा नीट फॉर द बायो स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड इज जेई फॉर मैथ स्टूडेंट्स, एंड सम पीपल विच आर इंटरेस्टेड इन महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन MHCET एंड अदर एग्जामिनेशंस जो भी हैं। बेसिकली इन 2 की जब हम बात करें बायो और मैथ्स के लिए, इन दोनों के लिए जो केमिस्ट्री है उसका लेवल सेम होता है। बायो का जो नीट का पेपर आता है और जेई मेंस का जो पेपर आता है वो सेम लेवल का होता है, उनका लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होगी, जो हम फेज़ 2 से स्टार्ट करेंगे, वो इस फेज़ 1 के ख़त्म होने के बाद होगी। अब उसको हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इस पे भी अपनी बात बता देता हूँ कि हमारा कोर्स कैसे रन करेगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम बात करें केमिस्ट्री की, तो जब हम हमारा मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो जब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, ओके, इस सिलेबस को हम जब प्रोसीड करेंगे तो उसमें आपको जो है क्लास नोट्स लिखवाए जाएंगे, करेक्ट। उसके लिए आपको शीट्स मिलेंगी, ओके, दैट शीट्स, एंड उसके साथ साथ डीपीपी भी होगी। ओके, शीट्स में होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई एंड नीट और जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो इसमें मिलेंगे। डीपीपी वो आपकी टॉपिक वाइज चलती रहेगी और उस डीपीपी में आपको टॉपिक वाइज जो जो क्वेश्चन चलते जा रहे हैं वो मिलते जाएंगे। क्लास नोट्स आपको क्लास में ही सारे अवेलेबल होंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस चलेगा उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन पे भी फोकस करना होगा। और इन दोनों के लिए यानी कि
जेई और नीट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस और केमिस्ट्री का लेवल एग्जैक्टली सेम है, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है। नीट में भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जेई में भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेई में भी 10 to 20% एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो नीट में भी 10 to 20% इजी क्वेश्चंस आते हैं। यानी कंपैरिजन हम करें तो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ही है कि जेई में 25 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री आर देयर व्हाइल इन नीट 45 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री आर देयर। आई थिंक ये आप सबको मालूम होगा। मैं एक बार आपको पेपर का पैटर्न भी समझा देता हूँ। यस स्टूडेंट, सी दिस, जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ओके, तो जेई और नीट के लिए केमिस्ट्री में जो डिफरेंस है वो पेपर के पैटर्न का है। इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 45 क्वेश्चंस आते हैं। इसके 25 क्वेश्चंस में 20 तो एमसीक्यूज हैं और 5 है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें 45 के 45 एमसीक्यूज हैं। करेक्ट। दोनों का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो सेम है। अब आप कहोगे, और दोनों के लिए जो केमिस्ट्री का टाइम हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं वो भी सेम है, क्योंकि इसके 45 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए जो नीट के अंदर 180 क्वेश्चंस आर देयर, ओके, एंड फॉर दैट यू हैव 180 मिनट्स। सो इट मीन्स फॉर केमिस्ट्री आपके लिए 45 क्वेश्चंस हैं नीट के लिए और 45 मिनट्स हैं, यानी 1 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे कि जेई के अंदर तो 25 क्वेश्चन ही आते हैं, करेक्ट, और वहां तो आपके पास 180 मिनट्स है, मतलब अगर हम 3 में डिवाइड कर दें तो एक तरह से 60 मिनट्स है। तो एक्चुअल में आपको वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं देंगे, आपको खुद को सॉल्व करना है, तो एक तो इसमें टाइम लग जाता है। दूसरा, जेई के अंदर जो फिजिक्स और मैथ्स है वो डिफरेंट है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, उसमें थोड़ा अलग टाइम लगता है। बट जब केमिस्ट्री की बात करें तो वो टाइम कंज्यूम दोनों में सेम ही रहेगा, करेक्ट। तो केमिस्ट्री जेई और नीट का सिलेबस सेम है, केमिस्ट्री जेई और नीट के पेपर का लेवल सेम है, ओके। तो हमारी क्लास में हम जेई नीट दोनों पे फोकस करते हुए चलेंगे, ताकि हम, क्योंकि जेई वाले एग्जाम में नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, नीट वाले एग्जाम में जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, हमें दोनों को सॉल्व करते हुए चलना है। यानी नीट के लिए प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट भी जेई के क्वेश्चंस करेगा और जेई के लिए प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट भी जेई के क्वेश्चन करेगा। सिमिलरली जेई के लिए प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट नीट जेई दोनों के क्वेश्चन, यानी दोनों स्टूडेंट्स को दोनों एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने हैं, राइट। इसीलिए हम जो आपको वर्कशीट्स देंगे उसमें जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस दोनों एग्जाम को मिला के होंगे। इज इट क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं हमारा जो पहला वीडियो लेक्चर का जो सीरीज है केमिस्ट्री का वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज की क्लास में जो मैंने 4 टॉपिक्स पढ़ाए उसको मैंने समराइज कर दिया, रिवाइज कर दिया। मैंने अपनी आपको कोर्स प्लानिंग भी शेयर कर दी कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। और पहले हम बेसिक कोर्स की बात कर रहे हैं जब तक कि लॉकडाउन का फेज चल रहा है, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर मेन कोर्स। प्लानिंग स्टार्ट होगी, सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स थे या जो 9-10 में हमने पढ़ रखे हैं उसको हमारे मेन सिलेबस से कनेक्ट करते हुए एक कनेक्टिंग लिंक के थ्रू हम आगे चलेंगे, जिससे कि आप सभी की ये जर्नी कंफर्टेबल हो जाए। इज इट क्लियर? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पहली क्लास में बहुत कुछ समझ में आया होगा। काफ़ी आपके जो डाउट्स हैं प्रीवियस टॉपिक के, हालांकि हमारी पहली क्लास थी, बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पे हमने उसे रखा है। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप थोड़ा सा जो मैंने आज पढ़ाया है वो पढ़ के आएँ, और 9-10 की जो NCERT की बुक्स हैं उनको एक बार रीड आउट करके रखें, क्योंकि 9-10 की NCERT के टॉपिक से ही हमारा बेसिक कोर्स चलेगा। हालांकि हमें उनको थोड़ा और गहराई से और अच्छे से समझना है कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसके बाद हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम वीडियो लेक्चर 2 में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।